नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी डायरी से सीरीज़ शुरू किए हुए हैं और आज अपनी डायरी से सीरीज़ की ये दूसरा एपिसोड है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि आज हमारी डायरी में क्या है। पहली बात समझिए कि 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? फेल्सपार हैं, क्वार्ट्ज हैं, इसी को स्फटिक कहते हैं, पायरेंसिस है, ठीक, एम्फीबोलस है, अभ्रक है और ओलिविन है। ठीक, ये 6 खनिज ही हैं जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं ना। खनिज तो और ज़्यादा हैं, लेकिन ये 6 ही हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रधान खनिज कह रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए कि चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में पहले देखिए, एक तो सिलिकेट वर्ग है। तो सिलिकेट वर्ग में होता है फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज। दूसरा है ऑक्साइड समूह। ठीक, तो ऑक्साइड समूह में देखिए कार्टूज है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट है। ठीक, आगे देखिए कि कार्बोनेट समूह है। तो कार्बोनेट समूह में कैल्साइट है और डोलोमाइट है। ठीक, और चौथा है सल्फाइड। तो सल्फाइड समूह में आता है पायराइड, लौह सल्फाइड। ठीक, आगे देखिए चट्टानों के बारे में। देखिए चट्टानें वैसे 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा। आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है ना, आग्नेय चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं: पातालिक, मध्यवर्ती और बाह्य चट्टानें, है ना। इन्हीं को क्या कह रहे हैं कि पातालिक चट्टान करें, प्लूटोनिक रॉक्स, मध्यवर्ती हाइपोबेसल। ठीक, बाह्य चट्टान एक्सट्रूसिव है। रासायनिक आधार पर भी अग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटे हैं, एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए कि जब पातालिक चट्टानें क्या है भैया, पातालिक चट्टानें कौन कौन से हैं, है ना। अग्नेय चट्टानें अभी बताया, पातालिक चट्टानें तो ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, डायोराइट, ये क्या है? प्लूटोनिक रॉक्स हैं। ठीक, मध्यवर्ती चट्टानें कौन से हैं? हाइपोबेलस, है ना, हाइपोबेलस रॉक्स है। इसमें लैकोलिथ है, सिलिया डाइक है ना, पत्रशिला है, लेपोलिथ है, फैकोलिथ है। ये सब क्या है? ये सब मध्यवर्ती चट्टानें हैं ना, बैथोलिथ भी आता है। ठीक, फिर बाह्य चट्टानों में क्या क्या होते हैं? बेसाल्ट जो होती है ये बाह्य चट्टानें हैं ना। ज्वालामुखी से जो ये मैग्मा निकलता है, यही जाकर के बेसाल्ट बन जाता है और यही बन जाता है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी ही क्या होती है? काली मिट्टी। ठीक, तो ये हो गया आपकी बाह्य चट्टानें। ठीक, अब देखिए अग्नेय में हमने बताया ना कुछ अम्लीय चट्टानें हैं। तो अम्लीय चट्टानों में कौन से? अगर बालू की मात्रा ज़्यादा है, जैसे 65 से 85% बालू की मात्रा है, तो वो कैसी अम्लीय चट्टान है। ठीक, ग्रेनाइट है, रायोलाइट, पिच स्टोन, ऑब्सिडियन, ये सब क्या है? अम्लीय चट्टानें हैं। ठीक, क्षारीय शैल किसे कहते हैं? क्षारीय चट्टान। उसमें क्या होगा? सिलिका की मात्रा 45 से 55% ही होगा, तो वो कैसा होगा? बेसाल्ट। और ग्रेबो कैसी है? क्षारीय चट्टान है। याद रखिएगा, बेसाल्ट जिससे काली मिट्टी बनती है ना, ये कैसी चट्टान है? ये क्षारीय चट्टान है। ग्रेबो ये कैसी है? क्षारीय चट्टान है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए भैया, अवसादी चट्टान के बारे में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अवसादी चट्टान किसे कह रहे हैं? अवसादी चट्टान, तो ये इसमें भी देखिए, एक तो होती है निर्जीव अवसादी चट्टान, दूसरी होती है जैव अवसादी चट्टान। ठीक, तो निर्जीव अवसादी चट्टान में जैसे जिसमें बालू ज़्यादा हो ना, बालू प्रधान। ठीक, मतलब सैंडस्टोन हो, तो क्ले सैंडस्टोन हो गया। अब किले प्रधान है, इसमें प्रवाल है, लाइम स्टोन है, चिकनी मिट्टी, ये सब क्या है? निर्जीव अवसादी चट्टान है। जैविक अवसादी चट्टान में कौन कौन से होते हैं? एक तो चूना प्रधान है, जिसमें चूना मात्रा ज़्यादा हो, जैसे खड़िया है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, ये सब क्या है? जैविक अवसादी चट्टान है ना। खड़िया प्रधान में जैसे कोयला है ना, ऑयल सेल है, ये सब क्या है? जैव अवसादी चट्टान है। ठीक, निर्जीव अवसादी चट्टान में बालू पत्थर होता है, जैव अवसादी चट्टान में चूना प्रधान और खड़िया प्रधान होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, एक यहाँ पर फैक्ट है, पॉइंट है भैया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 से हुआ था। याद रखिएगा, भारत में फसल बीमा योजना शुरू हुआ है 1 अप्रैल 1985 से। ठीक, और ये खरीफ मौसम के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, खरीफ, अप्रैल का मौसम है, खरीफ मौसम के दौरान किया गया था। ठीक, इनका नाम व्यापक फसल बीमा योजना यानी CCIS, ठीक, कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक, कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इसका नाम था। ठीक, शुरू में जब इसका नाम रखे थे किसका? फसल बीमा योजना का, 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुई थी। इसका नाम व्यापक फसल बीमा योजना यानी कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम था। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे
अब देखिए ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये कि भैया केंद्रीय केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 1985 से प्रारंभ हुआ था ना व्यापक फसल बीमा योजना, अभी हमने पीछे बताया जो ना व्यापक फसल बीमा योजना की जगह अब देखिए रबी मौसम के लिए 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बीमा 1999-2000 से रबी फसल के लिए शुरू हुई थी, जबकि व्यापक फसल बीमा योजना अप्रैल 1985 में खरीफ के लिए शुरू की गई थी। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या था भैया कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, ठीक, आग, कीट, बीमारियों आदि से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को जो क्षति हुई है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाओं से जो फसलों को क्षति हो रही ना, कृषकों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक, ये इसकी योजना का उद्देश्य रहा है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 2004-05 के बजट से खरीफ फसल पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है ना, कौन सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, रबी की फसल के लिए आई थी ना 2000 के बीच में, 1999-2000 में। ठीक, लेकिन 2004-05 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू कर दिया गया। ठीक, आगे देख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी, 1992 से लागू है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए कि ये पॉइंट है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में से राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए, किसको, राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक, और किसके लिए शुरू किया गया था भैया कि जो उनकी सिंचाई परियोजनाएं हैं ना, किनकी, राज्यों की, कौन सी, बृहद या मध्यम, बड़ी या मध्यम आकार की जो उनकी सिंचाई परियोजना थी, उसी के लिए क्या किया गया था, उसी की हेल्प करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम केंद्र सरकार ने 1996-97 में शुरू किया था, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए तो इन्हीं को, ठीक, पूरी होने के अग्रिम चरण में थी, उसी को मतलब ऐसे समझ लीजिए कि राज्य सरकार की वो परियोजनाएं जो मध्यम सिंचाई या बृहद सिंचाई वाली थी और वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अधूरी थी, तो उसी को पूरा करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, अब आगे देख लीजिए कि केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1974-75 में। ठीक, सिंचाई संभाव्यता का दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, सिंचाई संभाव्यता जो होती है ना, उसका दक्ष उपयोग करने के लिए कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ना, बाद में ट्यूबवेल वगैरह जो थे वो इसी के अनुसार बनाए गए थे। ठीक, आगे देख लीजिए कि भैया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी, 16 अगस्त 2007 को। क्या आई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो वित्त वर्ष 7-8 के अंतर्गत है। ठीक, अब देखिए इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय की राशि सुनिश्चित की गई थी। ठीक, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। ठीक, आगे देख लीजिए भैया कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन निकालता है, ICAR निकालता है। ठीक, आगे देख लीजिए ये कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन यानी NHM, ठीक, 5 मई 2005 से प्रारंभ है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। किसका, हार्टिकल्चर मिशन का, याद रखिएगा। 5 मई 2005 से शुरू है, 2012 को बागवानी वर्ष घोषित भी किया गया था। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए NHM, यही है ना हार्टिकल्चर मिशन के बारे में। तो हार्टिकल्चर मिशन में सभी राज्य क्या हैं, इसमें शामिल हैं, सभी राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन में सभी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। कौन कौन से? अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ये क्या है? नेशनल हार्टिकल्चर मिशन में शामिल है। कौन कौन छोड़ दें? अगर सिक्किम को, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़ करके बाकी सभी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश नेशनल हार्टिकल्चर मिशन में शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य भी इसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक। आगे देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 को हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नौरंग फॉल आल्सो नोन एज बोंग बोंग और जोंग फॉल इज लोकेटेड एट कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए। कौन सा? सिंपल बात है। कौन सा है भैया? कि नौरंग जो फॉल है, नौरंग वाटरफॉल, जिसे बोंग बोंग के नाम से जानते हैं या जंग फॉल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इनको देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक। कौन कौन से? देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। मेयाना कहाँ है? फिलीपींस। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट पिनाटिबो ये भी कहाँ है भैया? फिलीपींस में है। ठीक। और देखिए माउंट इरेबस रास अंटार्कटिका में पड़ता है। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप फ्रांस में। हेक्ला आइसलैंड में है। ठीक, हेक्ला आइसलैंड में है। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में है। स्टाम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे यह लॉकी जो है वो आइसलैंड पड़ता है। कटमई अलास्का में पड़ता है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट सस्ता यूएसए में है। चिम्बारोजा इक्वेडोर में है। ओजस डेल सालाडो अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। ठीक, देख लीजिए इसको। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको में है। मौना लोआ हवाई द्वीप। देवबंद ईरान में। कोह सुल्तान पाकिस्तान ईरान में पड़ रहा है। सेंट हेलेना ब्रिटेन में पड़ रहा है। ठीक, एल्गन केनिया में है। रेजल कनाडा में है। एल्गन केनिया में है। रेजल कनाडा में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे इधर देख लीजिए इस वाले में कि माउंट पोपा म्यांमार में है। एलबुर्ज जॉर्जिया ईरान में पड़ता है। किलिमंजारो तंजानिया में पड़ेगा। माउंट केनिया में पड़ेगा। माउंट कैमरून में पड़ेगा। ठीक, आगे देख लीजिएगा। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। सेंट हेलेंस यूएसए में कास्केड श्रेणी में। द फ्यूजी ऑफ अमेरिका इसी को बोलते हैं, सेंट हेलेंस को। ठीक है, सेंट हेलेंस को क्या बोलते हैं? द फ्यूजी ऑफ अमेरिका। पेरिकुटिन मैक्सिको में। मिरागोंगो अफ्रीका में। उतुरुंकु बोलीविया में पड़ रहा है। फुकुतोकु ओकानोवा जापान में पड़ रहा है। पावलोग ग्रेट सिटिकन अलेशियन ये सब कहाँ है? अलास्का में है। सिनाबंग इंडोनेशिया। ठीक, समेरू द ग्रेट माउंटेन इसी को बोलते हैं। हुंगा हपाई हुंगा कहाँ है? टोंगा में पड़ता है। ठीक है ना। आगे देखिए बिल्लारिका चिली में है। लैसन यूएसए में है। उंटजन जापान में है। ठीक, ये था आपका ज्वालामुखी। ये देखिए कुछ जलडमरू मध्य है। ये देखिए प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया में है। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। ग्रेट चैनल। कुछ चैनल के नाम दिए गए यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए कुछ चैनल है और चैनल के नाम है। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है और बड़ा कर लीजिए इसको तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य दिया हुआ है। जैसे अब ग्रेट चैनल दिया हुआ है तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में ना। तो निकोबार में है ये। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल। लघु अंडमान का निकोबार के बीच में 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, है ना। और देखिए मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। पाक की खाड़ी पाक स्ट्रेट है। ये पाक स्ट्रेट ये श्रीलंका का है, वही तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ना उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से विभाजित करता है। ये कहाँ है पहले ऐसे समझ लीजिए। जैसे भारत का ये वाला मैप है ना, ये वाला, तो यहीं से ऐसे गुजरती है, याद रखिएगा ऐसे। ठीक, तो ये होता है नहीं, जो ये यहाँ होता है पश्चिमी घाट, ये होता है पूर्वी घाट ना।
तो ये 16 डिग्री ऐसे गुजरता है। तो इसी तरह से इधर जो हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी घाट। इसी को सह्याद्री कहते हैं ना, जो पश्चिमी घाट है इसी को सह्याद्री कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से विभाजित करता है। दक्कन पास कहाँ है? लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान के बीच में है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए भैया, भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम हैं दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। पड़ोसी देशों के मध्य सीमा भारत बांग्लादेश के बीच भैया 4096.7 किलोमीटर क्या है? सीमा है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे भारत चीन भैया 3488, भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर में है। भारत नेपाल की सीमा कितनी है? 1751। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत म्यांमार 1643, भारत भूटान 699, भारत अफगानिस्तान 106। सबसे कम सीमा अब इसी से टच कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, जल्दी जल्दी कुछ यहाँ पर देख लेते हैं भैया। राज्य दिए हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है वो दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए देश दिया है और भारतीय राज्य दिया है। तो जैसे पाकिस्तान से कितने राज्य टच होते हैं? 5 राज्य टच करते हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से। अब 5 राज्य में आप समझ लीजिए 3 राज्य हैं, ठीक, और यूटी हैं, है ना। इसी में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक, ये पाकिस्तान से टच करने वाले राज्य हैं। और 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 यूटी टच करते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान से कितने? 3 राज्य, 3 राज्य और 2 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक, ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान से कुल मिलाकर के 5 होते हैं। 5 में से 3 राज्य और 2 यूटी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। ठीक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये यूटी हैं। और याद रखिएगा पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कौन? राजस्थान। ठीक, दूसरा बात देखिए, अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही है, लद्दाख से सीमा साझा होता है। चीन का देख लीजिए, चीन में पहली बात देखिए, एक तो है यूटी यानी लद्दाख, ठीक, एक लद्दाख से टच होता है। और 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये 4 राज्य हो गए। ठीक, तो एक यूटी 4 स्टेट किससे टच करते हैं सीमा? चीन से। और याद रखिएगा चीन से सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा चीन से सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए नेपाल है भैया। तो नेपाल से 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसमें बिहार जो है वो नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लीजिए भैया, भूटान है, 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यानी असम, ठीक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये हो गया आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। असम से भूटान सबसे अधिक सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। उसके बाद बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। ठीक, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, ये हो गया। आगे देख लीजिए कि आगे ये है म्यांमार का। तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कुल 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। उसके बाद अफगानिस्तान है भैया, अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही है, लद्दाख, पीओके, ठीक, ये सीमा साझा हो रहा है। ठीक ठीक, अब देखिए शीर्ष जिले हैं वगैरह दिए हैं, 5 शीर्ष जिले, कच्छ है, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ठीक, और देख लीजिए यहाँ कि शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो एक तो राजस्थान है भैया, इतना इसके क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश है, ये है, महाराष्ट्र है, मतलब ये सबसे बड़े राज्य भारत के हैं ना। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा चौथे नंबर पे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, याद रखिएगा क्षेत्रफल में। ठीक, और 5वें नंबर पे कौन सा है? याद रखिए गुजरात 5वें नंबर पे है। ठीक, अब यहाँ पर एक कुछ ऐसे डेटा दिया हुआ, ये देख लीजिए कि भारत में भैया 43.2% मैदान है, 27.7% पठार है, 18.5% पहाड़ी है और 10.6% पर्वत है। ठीक, 9 राज्य और 4 यूटी समुद्री तट रेखा से सीमा साझा करते हैं। कुल मिलाकर के 13 ऐसे हैं जो समुद्री से सीमा साझा करते हैं। पहले नंबर पर गुजरात है, ठीक,
फर्स्ट नंबर पर, और सबसे छोटी सीमा समुद्र की गोवा है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी है, कौन से राज्य की, गुजरात की। दूसरे नंबर पर गोवा जो है वो सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ठीक, तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपनी डायरी से सीरीज में लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।